हेलो एवरीवन। तो आई थिंक कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आज का जो सवाल था बहुत ही अच्छा था, है ना। अच्छा होने का मतलब है कि कि जो सवालों का जो स्ट्रक्चर था, जो पैटर्न था, वो आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ये बताया, कुछ स्टूडेंट ने ये बताया कि सर जो सवाल जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। लेकिन एक्चुअल में सवाल कैलकुलेटिव नहीं था। जो भी एक प्रॉपर तरीके से पढ़े, जैसे मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए हैं, तो उन लोगों का क्या कहना है कि सवालों का जो पैटर्न था वो बहुत अच्छा था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। मतलब कि आप अप्रोक्स 25 में आप एटलीस्ट 20 से 22 सवाल कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। तो कुछ स्टूडेंट ने कुछ सवालों को बताया है कि सर किस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो मैं वो सवाल मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहूंगा कि सवालों का जो पैटर्न था वो किस टाइप का था। तो टोटल 4-5 सवाल है, टोटल अरिथमेटिक का है। मतलब कि मैंने कंफर्म होकर ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ भी ऐसा ही ला दिया हूँ सवालों को। तो चलिए, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेटा किन्हीं ने बताया नहीं, लेकिन जो पैटर्न था, जो आपके फ्रेंड ने अगर दिए होंगे तो उनसे पूछिएगा, कंफर्म हो सकते हैं। जो पैटर्न था बिल्कुल मैं उसी पैटर्न के लेवल का मैं ला रहा हूँ सवाल, जो आपका पूछे गए थे। तो चलिए, अगर मैं सवालों को अगर मैं पूछूं कुछ इस तरीके से, जो आपका एग्जाम में भी दिया गया था, बस डेटा आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनकम जो है, कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, दोनों का जो इनकम का जो रेशियो है, सपोज मैं कुछ ले लेता हूँ। सपोज कि दे दिया मैंने 12 से 13, ठीक है। और इनके जो जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, वो मैंने दे दिया सपोज कि, चलिए 11 to 14 मैंने दे दिया, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि वो दोनों सेम एक ही अमाउंट सेव करते हैं। मान लीजिए कि मैंने उनका सेविंग दे दिया 9,000 रुपया, और इसका भी सेविंग मैंने दे दिया 9,000 रुपया। तो ये ए और बी का सेविंग का रुपया है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने क्या किए, या तो बेसिक से किए हैं, या तो फिर बहुत, आपका ये भी एक बेसिक ही है, आपका ये भी जो अप्रोच है बेसिक ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस सपोज कि एक्स आएगा, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए, और फिर सपोज कि आपका ए आया, फिर यहाँ से एक का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और जब एक यूनिट का वैल्यू मिल गया तो फिर आप यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं ना। तो इस टाइप से लोगों ने सॉल्व किए थे। लेकिन एक्चुअल में आपका ये तरीका सही नहीं है। कब? जब आपका सेविंग का रेशियो या फिर सेविंग जो है वो आपको सेम गिवन है। तो हम लोग को करना क्या था, तो जरा आप ये सोचिए, जब सेविंग सेम है, मतलब सेम रुपया दोनों बचत करता है, तो क्यों ना मैं इन दोनों रेशियो को बराबर कर दूं, है ना। और अब जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है 12 रुपया कमाता है, तो 11 रुपया खर्चा करता है, बचाया कितना, 1 रुपया। 13 रुपया खर्चा, 13 रुपया कमाता है, और 14 रुपया खर्चा करता है। ये तो थोड़ा, मतलब क्या हो गया, कि थोड़ा अजीब हो गया, है ना। यही अजीब चीजों को आपको सही तरीके से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों रेशियो को हम लोग बराबर कर देंगे, और बराबर करेंगे तो वहां से हम लोग यूनिट में आगे सेविंग निकाल लेंगे। मतलब कि बराबर करने का हमारे पास क्या हथियार है, तो बराबर करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि इसका और इसका जो है गैपिंग सेम कर दो। यहाँ कितना गैप गैप है दोनों का, तो 12 से 13 यानी कि एक का गैपिंग। यहाँ कितना का गैपिंग हो रहा है, 3 का। तो 3 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, और 1 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आपको एक नया रेशियो मिला। नया रेशियो क्या मिला, तो नया रेशियो जो आपको मिला वो 12×3 = 36 और 13×3 = 40। और यहाँ मिला कितना, 11 और 14। अब आप ये देखिए, क्या अब आपका ये सेटिस्फाई करता है क्या। मतलब सेटिस्फाई से मेरा बोलने का ये मतलब हुआ
कि क्या अब सेम रुपया ये लोग बचत कर रहा है क्या? तो हाँ, अब सेम रुपया ये दोनों आपका बचत करेगा। मतलब कि 36 रुपया कमाया और 11 रुपया क्या किया, बचाया। 11 रुपया खर्चा किया, 36 रुपया कमाया, 11 रुपया खर्चा किया, तो बचाया कितना, 25 रुपया। 25 रुपया बचाया। क्या यहाँ पे भी सेम किया है क्या? जाहिर सा बात है, मैंने जब सेम रेशियो कर दिया, सेम गैपिंग कर दिया, तो आपका 39 में 14 भी घटाइएगा तो बिना आंख बंद करके आप बता सकते कि 25 ही आएगा। और यही 25 जो है 9,000 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जब 9,000 के बराबर है तो अब किसका, हाँ, सवाल क्या पूछा गया था आपका, जो आपका आज का एग्जाम हुआ था, तो ए और बी का, कि ए और बी के इनकम का डिफरेंस पूछा गया था, कि ए और बी के इनकम का डिफरेंस कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ए और बी के इनकम का डिफरेंस कितना है, तो 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9,000 है और डिवाइड बाय 25, यानी 25 75, 25 6 150, यानी 360, 36 की कितना होगा, 108 और 0 एक्स्ट्रा, यानी कि 1,080 रुपया। और 1,000 रुपया, 1,080 रुपया ही आपका इसका आंसर था। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पूछे गए थे। अब जो लोग अब कैलकुलेटिव बनाए होंगे जबरदस्ती, तो अब उन लोग का अलग बात है, लेकिन अगर सही अप्रोच करते तो देखिए सवाल कितना मामूली था, है ना। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि दूसरा सवाल आपका किस बेस पे पूछा गया था। तो दूसरा जो सवाल आपका पूछा गया था ना, कुछ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था, बिल्कुल मतलब सिंपल सवाल था। सिंपल सवाल कहने का मतलब क्या है, कि किस टाइप का सवाल था, तो मैं बस एक झलक मैं दिखा दे रहा हूँ। एक झलक दिखलाने का क्या मतलब है, कि जस्ट उसी टाइप का पूछा गया था, बस आपका डेटा आपका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसा कि सवाल आपका कुछ इस तरह से रहा था, कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो सामान खरीद कर लाया, ठीक है, सामान खरीद कर लाया और सामान खरीद कर ला दिया, ठीक है, मार्केट से लाया, सामान खरीद कर लाया। अब सामान खरीद कर लाया तो वो कोई ना कोई आपका एमआरपी भी चिपकाएगा, अपना मन पसंदीदा चिपकाएगा ही चिपकाएगा ना। तो वो 1% ज्यादा मार्क किया, ठीक है, 1% ज्यादा मार्क किया, 1% अधिक मार्क किया। अब फिर क्या हुआ, इस पे भी क्या किया, उसने डिस्काउंट दिया। और जब डिस्काउंट दिया, मतलब कोई 20% डिस्काउंट दिया, तो आपका एसपी आपका आ जाएगा, है ना। तो सवाल आपका ये था कि कोई व्यक्ति है जो कोई सामान खरीद कर लाया और उस पे अपने क्रय मूल्य से 1% अधिक अंकित किया, और अंकित मूल्य पर सपोज कि 30% डिस्काउंट भी दिया, 30% डिस्काउंट भी दिया। अब सवाल ये बोला जाएगा, यहाँ तक सवाल है आपका, और अब सवाल ये जोड़ देगा कि कि उससे 5% का लाभ भी हुआ, कि उससे जो हुआ 5% का लाभ हुआ, ठीक है। अगर 5% का लाभ हुआ है, तो पूछा ये जा रहा है कि 1% का वैल्यू आखिर था कितना। मतलब कि जब सामान खरीद कर लाया तो वो कितना मार्क किया था, वो परसेंटेज वैल्यू पूछा जा रहा था, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना था, जस्ट कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि जब हम लोग कोई सामान खरीद कर लाए, ठीक है, कोई दुकानदार है, सामान खरीद कर लाया, वो अपना मन पसंदीदा आपका वो एमआरपी तय करेगा, और फिर अपना मन पसंदीदा कोई डिस्काउंट देगा ताकि अट्रैक्ट हो कस्टमर लोग, और फिर आपका वो सेलिंग प्राइस आपका आएगा। यानी कि अगर बीच में अगर मैं एमआरपी को हटा दूं, तो सीपी और एसपी का रेशियो आपका बनेगा, सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा। बस सवाल आपका खत्म हो गया। सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा, तो अब आपका यहाँ पे क्या यूज हुआ है, जब एक ही चीज पे, एक ही आर्टिकल पे, एक ही चीज पे कोई अगर आपका एक्शन हो रहा हो, तो वो हमारा सवाल किसका हो जाता है, तो सक्सेसिव परसेंटेज का। तो बस सक्सेसिव परसेंटेज लगा दीजिए, कि 1% का मुझे वैल्यू नहीं पता कि 1% का वैल्यू कितना था, मतलब कि कितना माल सामान खरीद कर लाया और फिर कितना वो अपना मनपसंदीदा परसेंटेज चिपकाया। तो चलिए, मैंने मान लिया कि ₹1 का सामान खरीद कर आया आया था,
और 20 रुपया चिपकाया, यानी कि 20 रुपया में उसको बेचा, ठीक है। फिर 30% डिस्काउंट दिया। 30% का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपया के सामान पे 3 पर डिस्काउंट देगा, तो 7 रुपया में वो सेल करेगा, करेगा इतना में। अब यही क्या हुआ, यही तो आपका लाभ देगा ना, यानी कितना लाभ हुआ, 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/20, यानी कि 20 रुपए के सामान पे 21 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। बस ये सवाल रिवर्स में चला गया। रिवर्स में कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई ही तो करते थे ना, यानी A × 10 बराबर कितना गिवन है, 20, और 7 × B बराबर कितना गिवन है, 21। तो A बराबर कितना आपका आ जाएगा 2, और B इक्वल टू कितना आ गया, 7×3 = 21, यानी 2 रुपए की चीज को। तो अब ये देखिए ए का वैल्यू कितना आपका आ गया, यानी 2 और 3, यानी 2 रुपए की चीज को अगर 3 रुपया में बेचा है, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है कितना, 2 पे। 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है 2 पे, तो इसी का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो कितना आपका आएगा, 50%। तो यानी कि इस सवाल का, इस टाइप के सवाल का आंसर आपको ऐसे देना था, ना कि आप बेसिक से करने के लिए बैठ जाइए और सवालों को आप लंबा कर दीजिए, ऐसा कोई कोई जरूरी नहीं था। चलिए दूसरा मैं सवाल कर रहा हूँ, ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा टाइप का सवाल में आपका जो पूछा गया था, वो पूछा गया था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो आपको दिए है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कंफर्म हो कि किस टाइप का पैटर्न आपका पूछा गया था, ठीक है। अरिथमेटिक आपका कलेक्ट हो पाया है, जैसे एडवांस का कलेक्ट होगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, चलिए सवाल आपका कुछ ऐसा था कि कोई धनराशि था। ओके, कोई धनराशि था, सपोज कि P रुपया है, P रुपया कोई पैसा था। तो ये क्या हो गया कि ये 2 सालों के अंत में, साधारण ब्याज पे बात किया जा रहा है, ठीक है, कि 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में यही अमाउंट जो हो गया वो 10,920 रुपया हो गया। और फिर ये बोला जाएगा कि 5 साल में कितना हो गया, और 5 साल में जो आपका हो गया वो हो जाएगा, सपोज कि मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए 15,600 रुपया ले लेता हूँ, कि 15,600 रुपया। अब पूछा ये जाएगा कि प्रिंसिपल आखिर कितना रहा था, सवाल यही है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, ये बिल्कुल माइंड में करने वाला सवाल था कि अच्छा 2 साल के अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मैं बोला कि मैंने बैंक में P रुपया मैंने रखा, 2 सालों तक रखा, तो 2 साल का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों को जोड़ दिया तो यही तो आपको 10,920 रुपया है ना। सेम आपका P रुपया मेरा था, 5 साल के लिए मैंने रखा, 5 साल के लिए रखूंगा तो 5 साल के लिए रखूंगा, अगर मेरा इंटरेस्ट I रुपया है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5I रुपया। और यही जो है 15,600 रुपया आपका है, यही तो है ना। क्या कोई और बात है, बताइए, नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। यानी कि हम लोग को जस्ट क्या करना था, ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 साल का अमाउंट है, तो क्या मैं इसको A2 लिखूंगा तो क्या कोई दिक्कत है क्या, और ये 5 साल का अमाउंट है तो क्या इसको A5 लिखूंगा तो क्या कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। यानी कि A2 का जो वैल्यू आपको है कितना है, 10,920 रुपया, और A5 यानी 5 साल का जो अमाउंट है कितना है, 15,600 रुपया, 15,600 रुपया। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से क्या ब्याज निकाल सकता हूँ, यानी आई का वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, तो दोनों का बस डिफरेंस निकाल लीजिए, इधर आप साल का डिफरेंस निकाल लीजिए और इधर आप निकाल लीजिए किसका डिफरेंस, रुपया का निकाल लीजिए, यानी कि अमाउंट का। जब आप निकाल लेते हैं तो दोनों का आपका निकल जाएगा। इधर आपका कितना, 3 साल आपका आया, यानी 3 साल में कितना ब्याज मिला, तो देखिए 15,600 रुपया आपका इधर, और 10,920 रुपया आपका इधर। तो अगर मैं 15,600 रुपया में से अगर 10,920 रुपया अगर मैं घटाता हूँ तो कितना है, होगा 5,000 रुपया, तो इधर पूरा पूरा बच जाएगा, तो इसमें 4,000 इधर, यानी कि 4600, 4600 और 100 में से बीचा गया यानी 80, यानी कि 4680 रुपया होगा। एम आई राइट, 4680 रुपया ही होगा ना, देख लेते हैं एक बार, 10,920, 15,620, 4,600, 6,020, हाँ 4,680, ठीक है। यानी जब 3 साल का इंटरेस्ट जब आपका इतना लग रहा है, तो ये बताइए कि 1 साल का इंटरेस्ट क्या हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो अगर मैं 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा
तो क्या 1 साल का नहीं निकलेगा? तो कितना आपका हो जाएगा? 1560 रुपया हो जाएगा क्या? जब आई का वैल्यू, यही तो आई का वैल्यू है ना, यानी इंटरेस्ट का वैल्यू। अब या तो चाहे आप इसमें पुट कर लीजिए या फिर इसमें पुट कर लीजिए, आपका दोनों तरह से सेम सेम आपका आंसर आएगा। तो सपोज कि मेरे लिए जो आपका इजी है, मेरे लिए ये वाला इजी है। तो देखिए पी बराबर कितना हो जाएगा? तो 10,920 रुपया में से अगर 2i में घटा दो, आई का वैल्यू 15,560 है, 1,560 है। तो अगर मैं इसका कितना, 2i है ना, 2i कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, यानी 6 दूनी 12, यानी कि 30 और 31, यानी 3120। यानी क्या ये 3120 रुपया आपका आ जाएगा क्या? यही जब मैं घटाऊंगा, 9 में से जाएगा 8 और 10 में 3 जाएगा 7। यही तो आपका प्रिंसिपल है ना। तो बस आपको यही करना था। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ये तो लंबा हो गया, नहीं लंबा नहीं हुआ है। जब आपका ये सवाल आपका आएगा तो डायरेक्ट माइंड में करना है कि 5 में 2 जाएगा तो 3 साल, यानी 3 साल, और इसका डिफरेंस कितना है? 4,680। यानी 3 साल का ब्याज जो है वो कितना आपका आ गया? 15 कितना? तो 3 साल का ब्याज आपका होगा 4680। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1560। 2 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3,120 रुपया। तो 10,920 रुपया में से अगर 3,120 रुपया में घटा दो तो भाई आपका प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। बस यही तो करना था। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपका पूछा गया था। तो कोई आपका हाई लेवल का सवाल नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। कोई आपका ये नहीं कि कोई आपका सवाल बने ही ना। अच्छा, दूसरा एक पूछा गया था कि आपका इस टाइप से कि 91 से डिविजुअल, आपका इस टाइप का सवाल पूछा गया था, मतलब 7, 11, 13 से रिलेटेड। तो चलिए मैं तीनों का केस बता दे रहा हूँ। मतलब कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 7, 11 एंड 13। 7, 11 एंड 13। तो इस नंबर के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है। पहली बात कि अगर पूछे जाते हैं कि कोई नंबर 91 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे? तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले को प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, मतलब को प्राइम नंबर, मतलब ऐसे दो में ब्रेक कीजिए जिसका ये क्या को प्राइम फैक्टर हो। तो कितना हो जाएगा? 13 × 7 = 91। अगर बोले ये जाते हैं कि 13 और 11 का जो प्रोडक्ट आपका होता है 143, कि 143 से डिविजिबल कौन कौन है, तो उसको ब्रेक कीजिए, मतलब कि 11 और 13 में, मतलब कि को प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में फैक्टर्स कितना हो? 1 हो, ठीक है। तो इस टाइप से पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि 7, 11, 13 जो है आपका एक ऐसा नंबर है जो अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूं तो आपको एक अजीबोगरीब नंबर देगा, 1001। अजीबोगरीब मतलब बोलने का ही मतलब हुआ कि जब आप 1001 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 डिजिट नंबर से, तो ऑलवेज नंबर आपको ए बी सी देगा, मतलब रिपीटेड नंबर देगा। आप चाहे तो भी चेक कर सकते हैं। सपोज कि 743 को मैंने 1001 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 डिजिट नंबर देगा, 743 और 743। ओके। तो पहली इंफॉर्मेशन आपका 7, 11, 13 से ये है। अगर बोले ये जाते कोई नंबर 91 से डिविजिबल है, 143 से डिविजिबल है, फिर आपका 27 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर 7, 11, 13 से 4 ऑप्शन दे देगा, बोला ये जाएगा इनमें से कौन सा नंबर 13 से डिविजिबल है। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि इन तीनों से डिविजिबल के लिए आपका सेम प्रोसेस है। 11 का तो एक आपको पता ही होगा, एक 11 का तो पता होगा ना कि अल्टरनेट नंबर या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर डिफरेंट 0 होना चाहिए, है ना। एक आपको ये पता होगा। लेकिन दूसरा और क्या तरीका है तीनों एक साथ का, कि जैसे मैंने एक नंबर लिया, सपोज के नंबर ABCDEF के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ऑलवेज 3 3 का पेयर बना लीजिए, एक पेयर आपका, एक दूसरा पेयर, और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जो बड़ा डिफरेंस का मतलब क्या होगा? बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। तो सपोज कि आपका जो भी वैल्यू आया, सपोज कि आपका एक्स आया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक्स क्या 7 से डिविजिबल है? अगर है तो हाँ, पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल है क्या? अगर है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। 13 से डिविजिबल है क्या? तो हाँ, पूरा पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। मतलब कि ये मैंने क्या किया कि जो 6 डिजिट का नंबर था ना, उसको मैं 3 डिजिट वाला नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा और फिर चेक करूंगा 7, 11, 13 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ आप लोग के लिए।
कि जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, मेरे पास नंबर है सपोज कि 632 और 905, ये नंबर क्या 13 से डिविजिबल है? या फिर मैं अगर बोलूं क्या ये नंबर 91 से डिविजिबल है, क्या 91 से डिविजिबल है? तो एक बार चेक करते हैं कि क्या 91 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया, तीन तीन का पेयर बनाया, वन पेयर, टू पेयर, फिर मैंने क्या बताया कि वन पेयर में से दूसरा पेयर आप घटा दो, मतलब कि जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला वैल्यू को घटा दो, तो कितना आपका आ जाएगा, तो 273। अब इसको चेक कीजिए, क्या ये 7, 11, 13 से डिविजिबल है? तो चेक करता हूँ 7 से डिविजिबल है क्या। तो 7 से आप इसको कट करके देखिए, 7 से आपका कट हो जा रहा है, 7 7 21 9 83, बिल्कुल 7 से डिविजिबल है। क्या 11 से डिविजन है क्या? तो 273 11 से आपका डिविजिबल नहीं है, यानी कि नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 13 से डिविजिबल है क्या? तो 273 क्या 13 से डिविजिबल है? तो हाँ आपका है, यानी जो नंबर 7 और 13 से डिविजिबल है वो 91 से भी डिविजिबल होगा। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है 7, 11 और 13 का। तो आई थिंक कि आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगा कल के सवालों के लिए, या फिर जिनका अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। और जैसे मुझे और अपडेट मिलता है सवालों का, जैसे कि अभी अरिथमेटिक का जितना भी हुआ, मैं जो भी क्वेश्चन आता रहूंगा वो ध्यान रखिएगा कि कंफर्मेशन के साथ आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ क्या बात सही है क्या, तो हाँ बिल्कुल इसी टाइप का पैटर्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए, और बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्जाम के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जैसे ही सवाल मिलते हैं फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।